हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स एग्जाम। आज हम करेंगे मौर्यन एम्पायर। इसमें हम करेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस जो है वो है पहला क्वेश्चन, हु क्लासिफाइड इंडियन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस। तो किसने इंडियन सोसाइटी को 7 क्लासेस में बांटा था? तो आप भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया था? पहला ऑप्शन मेगास्थनीज, दूसरा आर्यन, तीसरा स्ट्रैबो, चौथा प्लेनी। तो किसने किया था? ऑप्शन है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज इसका सही ऑप्शन। ये एसएससी जेई में 2023 में आया क्वेश्चन। तो मेगास्थनीज मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक ग्रीक एंडोग्राफर था और सेल्यूकस निकेटर ने इसे एम्बेसडर बना के भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें ये 7 भारतीय समाज को 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने बांटा था। आश्चर्य की बात यह है कि इंडिया में 4 जो वर्ण होते थे उसके बारे में मेगास्थनीज को नहीं पता था, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र होते हैं। मेगास्थनीज ने जो 7 वर्गों में बांटा था वो था, एक मिनट, फिलोसफर। फिलोसफर की संख्या फिलोसफर का पहला, दूसरा फार्मर, तीसरा हर्ट्समैन, चौथा आर्टिसन और टीचर वो ट्रेडर, पांचवा सोल्जर्स, छठा ओवरसियर्स और सातवां काउंसलर और एक्सेसर। जो फिलोसफर थे उनकी मेगास्थनीज के हिसाब से उनकी संख्या तो कम थी, बट उनकी रिस्पेक्ट, जो सम्मान था सोसाइटी में, ज्यादा था। जैसे कि ब्राह्मण और एसेटिक, मतलब कि ब्राह्मण और जो पूजा पाठ कराते हैं तपस्वी, वो जो बाबा लोग होते हैं, मतलब कि जो घर छोड़ के इधर उधर मतलब कि जाते हैं उसको। दूसरा था फार्मर। फार्मर की संख्या तो लार्ज थी, ज्यादा थे, संख्या में सबसे बड़े थे और इन्हें मिलिट्री सर्विस से एग्जम्पशन मिला था, मतलब ये छूट मिली हुई थी इन्हें मिलिट्री सर्विसेज से, ताकि ये अपना पूरा फोकस किस पे कर सके? एग्रीकल्चर पे। तीसरा हर्ट्समैन। हर्ट्समैन कौन थे? तंबुओं में रहते थे और शिकार करते थे और पशु का पालन करते थे। चौथा जो थे आर्टिसन, जो गुड्स मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, उन्हें कहते थे हर्ट्समैन और ट्रेडर्स। तो ये थे। जो फिर नेक्स्ट है जो सोल्जर। सोल्जर का काम होता था राज्य में सुव्यवस्था देना और राज्य की सुरक्षा मेंटेन करना। इसके बाद ओवरसियर्स या निरीक्षक कह सकते हैं हम। इनका काम था जो भी गतिविधियां उन पे नजर रखना और राजा को निजी तौर पर रिपोर्ट करते रहना कि क्या चल रहा है समाज में या राज्य में। फिर थे काउंसलर और एक्सेसर। ये सलाहकार और मूल्यांकन थे। ये सबसे छोटा ग्रुप था और इसमें सबसे बुद्धिमान लोग रहते थे, जिनका काम था प्रशासन को संभालना। ये मैनेजमेंट को संभालते थे। 7 वर्ग में ही क्यों बांटा मेगास्थनीज ने? तो मेगा ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि मेगास्थनीज ने कास्ट को ऑक्यूपेशन से कंफ्यूजन हो गई थी उसे। जो कास्ट है उसे उसने जो व्यवसाय करते उसे उसने कास्ट समझ लिया था, इस कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एसएससी जेई सिविल 2023 में आया हुआ है और इसमें हम देखेंगे हाउ मेनी मेंबर्स वर इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द मौर्यन एम्पायर। जो मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? तो मौर्य सेना की प्रशासनिक जो कार्यों की जिम्मेदारी थी वो कितने लोगों को सौंपी गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20, 25, 30, 35। सही ऑप्शन जो है वो है 30। जो मौर्यन टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम वो 30 लोगों को सौंपा गया था। और ये कहाँ में पता चलता है? ये भी पता चलता है हमें मेगास्थनीज की इंडिका नाम की बुक से। उनके हिसाब से जो मौर्य थे उसमें 30 मेंबर की काउंसिल होती थी, 30 सदस्यों की परिषद होती थी, जिसका काम ये होता था कि ये जो एम्पायर है उसकी इफिशियंसी को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख सके। और वो 30 मेंबर कैसे विभाजित थे? वो डिवाइडेड थे 6 बोर्ड में और हर एक बोर्ड में 5 मेंबर होते थे, मतलब 6 बोर्डों में विभाजित थे और हर बोर्ड में, प्रत्येक बोर्ड में 5 सदस्य होते थे और हर बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होता था एक स्पेसिफिक काम के लिए। एक स्पेसिफिक काम दिया जाता था हर बोर्ड को। तो 6 बोर्ड होते थे, हर बोर्ड में 5 मेंबर होते थे।
तो पहला बोर्ड कौन सा था? एडमायरल्टी। इनका काम था नेवी और नेवल वॉरफेयर को देखना। तो मौर्यन टाइम में नेवी हुआ करती थी और नेवी के काम को देखा जाता था एडमिरल्टी के द्वारा। दूसरा जो बोर्ड होता था वो था ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक। इसका काम होता था ये ट्रांसपोर्ट को देखता था, जो भी बैलगाड़ी के कर्मचारी इन सबको देखता था। ट्रेन के इक्विपमेंट, मतलब जो बैलगाड़ी से जो ट्रेन बनती थी उस टाइम, एक तरीके की ट्रेन एक साथ कई बैलगाड़ियों को जोड़ के बनाई जाती थी, उनको देखते। थर्ड थे इन्फेंट्री। थर्ड बोर्ड इन्फेंट्री की थी, पैदल पैदल सेना को इन्फेंट्री कहते हैं। फोर्थ बोर्ड जो थी वो कवालरी की थी, मतलब घुड़सवार सेना की। इनका काम था घोड़े और घुड़सवार सैनिकों का प्रबंध करना। पांचवा जो बोर्ड था वो था युद्ध में जो रथ यूज होते हैं उनके रखरखाव और उनकी तैनाती की जिम्मेदारी। छठा जो बोर्ड था वो था एलिफेंट का। इनका काम था युद्ध में जो हाथियां यूज होते हैं, हाथी, उनको प्रशिक्षण देना और तैनाती करना। हम और क्या क्या देख सकते हैं मौर्यन एम्पायर में? तो हमें ये पता चलता है मौर्यन जो एम्पायर था वो सेंट्रलाइजेशन था, मतलब वहां जो पावर थी वो सेंट्रलाइज थी, किसी कुछ लोगों के हाथ में वो पावर थी। इसमें ये देख सकते हैं दिस सिस्टम हाईलाइट्स द हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड ब्यूरोक्रेटिक नेचर ऑफ मौर्यन स्टेट अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। स्केल की बात करें हम लोग तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी थी, मैसिव साइज की आर्मी थी। तो उसके हिसाब से प्लेनी नाम के एक जो हिस्टोरियन थे उनके हिसाब से 6 लाख इन्फेंट्री थी, मतलब मौर्यन टाइम में 6 लाख पैदल सैनिकों की संख्या थी, 3 लाख घुड़सवारों की संख्या थी और 9,000 हाथियों की संख्या थी। ये गलत लिखा हुआ था, तो 9,000 हाथियों की संख्या थी। सैलरी में भी बहुत ज्यादा वो था भेदभाव, क्योंकि जो पैदल सैनिक थे उनको बहुत कम सैलरी मिलती थी और जो बड़े लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे उस टाइम, नौकरशाह, उनको सैलरी बहुत ज्यादा मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी जेईई सिविल 2023 में आया हुआ है उसको देखेंगे। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ द लास्ट मौर्यन एम्पेयर? जो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे उनकी हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी पुष्यमित्र सुंग, ऑप्शन सी वसुदेव कनक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो कौन जिम्मेदार था लास्ट मौर्यन की हत्या के लिए? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुष्यमित्र सुंग। लास्ट मौर्यन की हत्या की थी पुष्यमित्र सुंग ने और इसने सुंग वंश की स्थापना की थी। तो देख लेते हैं ऑप्शन, ये आंसर्स। तो पुष्यमित्र सुंग जो थे इन्होंने हत्या की थी लास्ट मौर्यन की, और यहीं से मौर्यन एम्पायर खत्म होता चला गया। लास्ट मौर्यन किंग जो थे वो कौन थे? बृहदत्त मौर्य, यानी बृहदत्त जो थे वो लास्ट मौर्यन किंग थे। कब से कब तक ये भी पूछ सकता है, तो लगभग 187 से 185 बीसी, 187 से 185 ईसा पूर्व तक ये इन्होंने राज किया। और इनके टाइम में जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत ज्यादा सिकुड़ के कमजोर हो गया और इसीलिए इनके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने इनको मार दिया। और कब मारा? तो पुष्यमित्र सुंग ने ऐसा नहीं है कि कोई कू किया था, कू मतलब कोई विद्रोह, कोई आंदोलन, ऐसा कुछ नहीं। पुष्यमित्र सुंग ने इनको सरेआम मारा था। जो मर्डर था इनका, बृहदत्त की हत्या कोई गुप्त हत्या नहीं थी, बल्कि सार्वजनिक तौर पे इनको तख्ता पलट किया गया था 185 बीसी में। किसने मारा था? तो पुष्यमित्र सुंग ने मारा था, जो कि सेनापति था अपनी सेना का। घटना क्या थी कि एक सैन्य परेड के दौरान जब बृहदत्त जो थे ना वो निरीक्षण कर रहे थे सेना का, तो पुष्यमित्र सुंग ने उनकी ऑन द स्पॉट वहीं पे गर्दन काट के उनकी हत्या कर दी। और इसी से पुष्यमित्र सुंग खुद तो शासन पे बैठा और सुंग वंश की स्थापना की और जो मौर्यन वंश था वो वहां से खत्म हो गया। ऐसा हुआ क्यों? आखिर मौर्यन एम्पायर इतना वीक हुआ कैसे? तो मतलब पुष्यमित्र में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने बृहदत्त को मारा? तो उसके कुछ रीजन देते हैं हिस्टोरियंस। पहला कि मिलिट्री वीकनेस, जो मौर्यन जो मिलिट्री थी वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी क्योंकि लीडरशिप की कमी थी। और दूसरा, ग्रीक का इन्वेजन भी शुरू हो गया था नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। दूसरा, रिलीजियस टेंशन। ये रिलीजियस टेंशन ये था कि जो मौर्यन थे उनके खिलाफ ब्राह्मण होने लगे, ब्राह्मण जो थे उनके खिलाफ। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव डीके, प्रशासनिक पतन, केंद्र सत्ता का दूरस्थ प्रांतों पर, जैसा कि बताया कि जो मौर्यन एम्पायर थी वो सेंट्रलाइज एम्पायर थी। मतलब जैसे अगर ये एम्पायर है तो
चारों तरफ का पावर जो कंट्रोल करे वो सेंटर से कंट्रोल हो, यहीं से ब्यूरोक्रेट भेजे जाएंगे, जैसे आज के टाइम आईएएस अफसर होते हैं, और ये वहां जा जाके कंट्रोल करते थे। ये सेना जाती थी, इसके सेनापति है, इनके ब्यूरोक्रेट के कंट्रोल। ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम था इसकी वजह से हुआ कि कुछ जो इस तरह जब राजा यहाँ का वीक आने लगे सेंटर पे, तो ये जो साइड साइड के जो प्रांत है ये अपने आप को आजाद घोषित करने लगे, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ से हमले भी बढ़ने लग गए ग्रीक के, तो यहाँ पे भी कैप्चर होने लग गया, और इससे जो राज्य है धीरे धीरे पतन होने लग गया। अब अदर ऑप्शन को देखें तो सिमुक कौन था? एक मिनट। सिमुक जो था इसने सातवाहन सोसाइटी की, तो सातवाहन डायनेस्टी की खोज की थी। सिमुक सातवाहन सोसाइटी की वो डायनेस्टी की इसने खोज की थी सिमुक ने। वसुदेव कनब कौन था? तो इसने शुंग किंग देवभूति को खत्म करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। तो जैसे शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने, उसी तरह जो शुंग का डायनेस्टी का जो लास्ट किंग था देवभूति, उसको मारा था वसुदेव कणम ने, और कर्ण वंश की स्थापना की थी। कनिष्क कौन थे? तो सेकंड सेंचुरी एडी भी बोल सकते हैं, सेकंड एडी के टाइम पे ये जो थे कनिष्क राजा थे, बहुत फेमस कुषाण डायनेस्टी के। तो सिमुक जो थे ये फाउंडर थे सातवाहन डायनेस्टी के। वसुदेव कनब जो थे एक फाउंडर थे कर्ण डायनेस्टी के, और कनिष्क जो थे ये एम्पेरर थे कुषाण डायनेस्टी के, ये फाउंडर नहीं थे। फाउंडर सिमुक सातवाहन डायनेस्टी के, वसुदेव कनब कर्ण डायनेस्टी के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया था, Who among the following ascended the throne of Mauryan Empire after the death of चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? ऑप्शन अशोक, बिंदुसार, दशरथ, चंद्रगुप्त। तो कौन बैठा था? तो बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पे बैठे। अशोक कौन थे? तो अशोक बिंदुसार के बेटे थे। और दशरथ जो थे वो लास्ट मौर्यन किंग थे, अभी हमने देखा था, जिसको मारा था पुष्यमित्र शुंग ने। चंद्रगुप्त ये गुप्ता डायनेस्टी के थे, जो आगे है गुप्ता एज के थे। तो बिंदुसार ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद। बिंदुसार जो है ये बिंदुसार है, एक बिंबिसार भी थे। बिंबिसार कौन थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे, जो कि मगध एम्पायर के टाइम थे। तो ये जो बिंदुसार है ये तो कैसे हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद जो बिंदुसार थे 297 बीसी, लगभग 297 बीसी में वो गद्दी पे बैठे। बिंदुसार का राज्य कब से कब तक चला? तो इनका शासनकाल जो था 297 से 273 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा। बिंदुसार को यूनानी लोग जो ग्रीक है, ग्रीक रिकॉर्ड में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अमित्रघात कहा जाता है। किसको? बिंदुसार का। इसका हिंदी में मतलब है अमित्रघात का, शत्रुओं को संहारता, मतलब शत्रु को जो मारता है उसे कहते हैं अमित्रघात। ये कहा जाता था ग्रीक रिकॉर्ड में। जबकि जो बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने फाउंड किया था मौर्य साम्राज्य का, और इनका बेटा जो था अशोक वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, वो बहुत महान किंग बना। बिंदुसार ने बस अपने राज्य को आगे बढ़ाया, एक्सपेंड किया। क्या क्या एक्सपेंड किया इन्होंने? तो इन्होंने मौर्यन शासन का जो कंट्रोल था वो सदर्न पार्ट की तरफ बढ़ाया था, डेक्कन रीजन। इन्होंने डिप्लोमेसी का भी यूज किया। इन्होंने हेलेनिस्टिक वेस्ट के साथ जो रिलेशनशिप थे वो बढ़ाए, और इनके जो पिता थे हेलेनिस्टिक वेस्ट के जो पिता थे सेल्यूकस निकेटर वन, जिन्हें चंद्रगुप्त ने हराया भी था, और उसके साथ पीस ट्रीटी साइन भी की थी, जो मेगास्थनीज आया था एम्बेसडर बन के चंद्रगुप्त के दरबार में। उनके बेटे थे हेलेनिस्टिक वेस्ट, उनके साथ इन्होंने अपनी मित्रता बढ़ाई, डिप्लोमेसी बढ़ाई, रिलेशनशिप बढ़ाई। और इन्होंने उस सीरियन किंग जो थे हेलेनिस्टिक वेस्ट, जो सीरियन किंग थे एंटोनिकस वन, हेलेनिस्टिक वेस्ट एक जगह का नाम है, ये एक जगह का नाम है। राजा थे एंटियोकस। तो एंटियोकस जो राजा थे, इनसे इन्होंने कुछ चीजें मंगाई थी,
जो रिलेशनशिप जब हुआ था, इनका रिलेशन सही हो गया था उनके साथ, तो क्या हो गया था, स्वीट वाइन, ड्राइड फिश और फिलोसफर्स, जो वाइन्स होती है अंगूर की और जो अंजीर होते हैं वो, और फिलोसफर, ये तीन चीजें मंगाई थी इन्होंने सीरियन किंग एंटियोकस वन से। और ये सीरियन किंग कहाँ के थे, हेलेनिस्टिक वेस्ट के। और इन्होंने रिलीजियस इंक्लाइनेशन अगर पूछा जाए इनका किसकी तरफ था, तो ये जरूर पूछा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त जो इनके पिता थे, चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया था। और जो ये बिंदुसार थे, बिंदुसार ये जो थे, इन्होंने आजीवक धर्म को अपनाया था। और जबकि अशोका ने जब अपनाया था बौद्ध धर्म को। तो चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को और बिंदुसार ने आजीवक धर्म को अपनाया था, फॉलोवर थे उसके। और अशोका ने अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म को। अब बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं, तो चंद्रगुप्त के बाद ये देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्यों गलत है। तो अशोका, जैसा कि बताया, अशोका जो थे ये बिंदुसार के बेटे थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या लगे, पोते, तो इसलिए ये गलत है। दशरथ जो थे वो लास्ट मौर्यन एम्पीरियर थे और ये ग्रैंड सन लगे अशोका के। दशरथ आई थिंक लास्ट मौर्यन किंग नहीं, एक मिनट देखते हैं। वो बृहदत्त थे लास्ट मौर्यन किंग, दशरथ नहीं थे। दशरथ तो अशोक के, एक मिनट, दशरथ इनके जो पोते थे उनका नाम था, ये अशोक के पोते का नाम था दशरथ, मतलब इनके पर पोते का नाम। वो बृहदत्त थे लास्ट मौर्यन किंग। फिर चंद्रगुप्त ये कौन थे, तो ये गुप्ता एम्पायर के राजा थे, जो कब से कब तक शासन करेंगे, आगे चल के 375 से 415 ईडी के आसपास शासन करेंगे। अब हम देख लेते हैं मौर्य लीनेज, मतलब मौर्य वंश कैसे शुरुआत से, तीन किंग कौन थे पहले। तो सबसे पहले किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो फाउंडर भी थे मौर्य साम्राज्य के। और उसके बाद जो दूसरे किंग थे बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद शासन में आए थे। और बिंदुसार के बाद आए थे अशोका द ग्रेट, अशोक महान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखते हैं, एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा, एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। According to the inscriptions of Ashoka, which of the following was not a provincial center in the Magध Empire? तो इनमें से कौन सा प्रोविंशियल सेंटर नहीं था मगध एम्पायर में? तो अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो हम अगर अशोक के इंस्क्रिप्शन के हिसाब से देखें तो कौन अशोक का प्रोविंशियल सेंटर नहीं था? ऑप्शन देखेंगे हम, तोशाली, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ और तक्षशिला। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही? वो है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इसका आंसर होगा। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखें अशोक के अंदर में, तो अशोक के अधीन देखें, अगर मेजर एडिक्ट देखें तो मौर्यन एम्पायर जो डिवाइड था वो सेंट्रल प्रोविंस में डिवाइड था और 4 पेरिफेरल प्रोविंस में डिवाइडेड था। तो मौर्यन समाज एक केंद्रीय प्रांत और 4 प्रमुख परिधीय प्रांत में विभाजित था। और यहाँ का, और जो इनके राजकुमार होते थे प्रत्येक प्रांत में भेज दिए जाते थे और वो राज करते थे। और उनको कुमार या आर्यपत्र कहते हैं। 4 मेजर प्रोविंशियल कैपिटल कौन कौन से थे? तो पहला था तक्षशिला, जो कि नॉर्थ का कैपिटल था तक्षशिला, जिसे उत्तर पथ भी कहते हैं। ये मेजर हब था, व्यापार और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। दूसरा उज्जैन या उज्जैनी, जो कि पश्चिम का प्रांत था, कैपिटल था वेस्ट का, इसे अवंती रथ कहते हैं। तीसरा तोशाली जो था ये ईस्टर्न प्रोविंस था, जिसे कलिंग कहते हैं, कलिंग को ही तोशाली कहते हैं। और कलिंग पे अशोक ने आक्रमण किया था। फिर उसके बाद देखें तो सुवर्णगिरी, ये कैपिटल था सदर्न प्रोविंस का, दक्षिणापथ का जो था कैपिटल सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी जो था ये कहाँ पे? तो ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक का जो मॉडर्न राज्य है वहां पे। और ये उस टाइम इंपॉर्टेंट क्यों था और आज भी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये सोने की खदानों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो पाटलिपुत्र जो था वो सेंट्रल का कैपिटल था। तो ये जो बटा हुआ था एरिया मुगल का, वो ऐसे बटा हुआ था, बीच में एक सेंटर था जिसे पाटलिपुत्र कहते हैं, और नॉर्थ की तरफ
साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ यहाँ पे एक राजकुमार भेज दिए गए थे, ये शासन करते थे। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य सेंट्रलाइज गवर्नमेंट चलाता था। अब देखें फिर से, तो सेंटर में कौन था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से सेंटर चलता था। और आज पाटलिपुत्र कहाँ है? तो आज पाटलिपुत्र है बिहार। नॉर्थ में क्या था? तक्षशिला। तक्षशिला जो थी ये नॉर्थ में थी। तक्षशिला कहाँ पे? तो तक्षशिला जो है आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के टाइम पे जगह पे गंधार जो करके इलाका है वो तक्षशिला है। तो तक्षशिला नॉर्थ में, नॉर्थ की कैपिटल तक्षशिला। वेस्ट की कैपिटल क्या थी? उज्जैनी या उज्जैन, जो आज मध्य प्रदेश में, और तक्षशिला जो था ये पाकिस्तान में आज। ईस्ट तोशाली जो थी ईस्ट की कैपिटल थी, जो कि आज कहाँ है? उड़ीसा, जिसे कलिंगरी कहते हैं। और स्वर्णगिरी ये साउथ की कैपिटल थी, जिसे जो कि आज आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये एसएससी सिलेक्शन फेज 2023 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य काल की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करता है? तो कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन एक में, ऑप्शन ए शुल्ब सूत्र, बृहद संहिता, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र। तो किस ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र में बताया गया है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और अर्थशास्त्र किसने? चाणक्य ने लिखी थी। क्या क्या बताया गया इस टाइम पे मौर्यन के बारे में? तो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, जो प्रशासन में पद होते थे किस तरीके से उनकी हायरार्की थी। तो इसमें बताया गया कि क्या किंग का रोल होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्री परिषद से उनकी भूमिका क्या थी। फिर इसमें बताया गया ये सप्तांग थ्योरी, जिसे द सेवन एलिमेंट कहते हैं। उन्होंने बताया था कि राज्य के, जो किसी भी किंगडम के लिए 7 चीजें होना जरूरी है। राजा का होना जरूरी है, किंग। मंत्री का होना जरूरी है, मिनिस्टर। राज्य का होना जरूरी है, टेरिटरी। किले का होना जरूरी है, फोर्ट। ट्रेजरी यानी खजाने का होना जरूरी है, धन का होना जरूरी है। सेना का होना जरूरी है, आर्मी। और सहयोगी यानी अलाय का होना जरूरी है। फिर इसमें दिया गया था मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में, इस सेना के जो 4 अंग होंगे। 4 अंग कौन कौन से? पैदल सेना होती है, घुड़सवार सेना होती है, रथ और हाथी सेना होती है। और एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है युद्ध और जासूस, जो जासूसी करते हैं वो, उन्हें इसने चौथा अंग बताया था। इसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी बताई गई थी, इसमें कि टैक्सेशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इसके बारे में बताए थे। अदर ऑप्शन देखें कि शुल्ब सूत्र क्यों नहीं होगा। तो शुल्ब सूत्र जो है ये किससे रिलेटेड बुक है? तो ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स से रिलेटेड बुक। जबकि बृहद संहिता किससे रिलेटेड बुक है? तो बृहद संहिता लिखे किसने है? बृहद संहिता जो है ये लिखी है वारामिहिर ने। ये वारामिहिर कौन थे? तो ये नवरत्न थे गुप्ता टाइम के। और ये इंसाइक्लोपीडिया वर्क है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें लिखी है? इंसाइक्लोपीडिया मतलब सारी ज्ञान की बातें, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखा है, ग्रहों की चाल, ग्रहों के ग्रहण कब लगता है, कैसे लगता है, वनस्पति विज्ञान, इन सब के बारे में लिखा है बृहद संहिता, जो कि लिखी थी वारामिहिर। और ये कब थे? गुप्ता पीरियड में थे। फिर है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र जो है ये कमंदकिया नीति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भी गुप्ता पीरियड में ही लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एसएससी सीजन 2023 का क्वेश्चन है ये। इन कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत अमात्य रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य जो थे ये किसका प्रतिनिधित्व करता था? ऑप्शन ए एरिया, बी फ्रेंड्स, सी मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल, डी फोर्ट। तो अमात्य का काम क्या था? अमात्य का काम क्या था? मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल था अमात्य। तो एक बार देख लेते हैं इधर, एक मिनट। अमात्य क्या था? वो मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स में आता था। ये अमात्य जो था हाई रैंकिंग ब्यूरोक्रेट्स के लिए यूज होता था, मतलब उच्च पद पे जो बैठा नौकरशाह है उसके लिए यूज होता था अमात्य। सप्तांग थ्योरी जो दी थी कि किसी भी किंगडम को बनाने के लिए 7 ऑर्गन की या 7 चीजों की जरूरत थी, उसके हिसाब से पहला था स्वामी, द किंग। मतलब किसी भी राज्य को बनाना है तो राजा
होना जरूरी। राजा क्या करता था, वो मुखिया होता था और नेता होता था उस एम्पायर का। दूसरा अमात्य, जो हमने अभी देखा अमात्य। अमात्य क्या होते थे, ये मंत्री होते थे। इनका काम क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल जो थे इनको इनको कहा जाता था अमात्य, जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते थे। तीसरा था जनपद या राष्ट्र। जनपद या राष्ट्र मतलब टेरिटरी एंड पीपल, मतलब वहां पे लोग और वहां पे जमीन, जो एरिया है वहां का और लोग, ये होना जरूरी था एक किंगडम के लिए। फिर नेक्स्ट जो था वो था दुर्ग, फोर्ट, मतलब किसी भी किंगडम के लिए एक किला होना जरूरी है। किला किस लिए, तो वहां पे अपने शस्त्र रख सके और वहां पे रक्षा कर सके अपनी, उसके लिए होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो था कोष या खजाना या धन, किसी भी राज्य को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। फिर था डंडा और बाला। ये डंडा और बाला कौन थे, तो डंडा भी कह सकते, बाला ये आर्मी सेना का ही एक हिस्सा थे। इनका का ये होते थे उस एम्पायर के माइंड और ब्रेन और मिलिट्री स्ट्रेंथ। इनका काम था उसकी रक्षा करना, सेना की, जो राज्य की रक्षा करना, कैसे चलाना है आगे वो देखना। फिर आते थे मित्रता, इन्हें अलाय कहते थे, सहयोगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, एसएससी सीजन 2023 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य रूलर्स कंक्यूर्ड कलिंग। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य शासक कौन था। ऑप्शन ए बृहदत्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा अशोक। बृहदत्त तो लास्ट था, बिंदुसार चंद्रगुप्त के बाद आया था, चंद्रगुप्त जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य ये फाउंडर था, बृहदत्त लास्ट था। तो देखते हैं अशोक, अशोक ने कलिंग पर कब हमला करके उसे जीत लिया था, तो कलिंग विजय किया था अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व, यानी 261 बीसी में कलिंग को जीता था अशोक ने। और यही एक भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट भी है, क्योंकि जब कलिंग में इसने लाखों लोगों को मार दिया तब ये थोड़ा सा दुखी हो गया और इसने उस दिन के बाद से जो था युद्ध छोड़ के और फिर बुद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो कलिंग वॉर को देखें तो कलिंग अभी कहाँ पे है, ये उड़ीसा, जो आज का उड़ीसा है वहां पे है। और ये समुद्र शक्तिशाली राज्य था उस टाइम पे और समुद्र से जुड़ा हुआ था। ये चंद्रगुप्त और बिंदुसार के टाइम में स्वतंत्र था, बट अशोक ने अपने जो अभिषेक, राज्य अभिषेक हुआ अशोक का, उसके 8वें साल में इसने हमला कर दिया, इसको अपने अंडर ले लिया। उससे पहले चंद्रगुप्त और बिंदुसार के टाइम ये बिल्कुल भी कब्जे में नहीं था, स्वतंत्र था। उससे इम्पैक्ट ये हुआ कि अशोक ने जब कई लोगों को मारा, खुद अशोक के जो रॉक एडिक्ट है, जो शिलालेख 13वां शिलालेख है, उसमें कलिंग वॉर का जिक्र है। किसमें, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग वॉर का जिक्र है। इसमें उसने खुद कहा था कि 1 लाख लोगों को उसने मार डाला और 1.5 लाख लोगों को उसने बंदी बना दिया था। ये कहाँ लिखा गया है, तो जो रॉक एडिक्ट 13 है या शिलालेख 13 है उसमें ये बात कही गई है। फिर उसने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ये आया कि उसने उस दिन के बाद से युद्ध छोड़ दिया, बहुत ही ज्यादा उसे पश्चाताप हुआ इस बात का। और उसने कहा, उसके बाद से उसने दिग्विजय की जगह धम्म विजय पे फोकस किया। दिग्विजय मतलब कॉन्क्वेस्ट बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती किसी राज्य को जीत लेना, और धम्म विजय मतलब धर्म के द्वारा यानी अच्छे कर्मों के द्वारा उसे जीत लेना। तो उसने दिग्विजय छोड़ के धम्म विजय पे फोकस किया कब, कलिंग युद्ध के बाद। और ये कलिंग की वर्णन कहाँ पे, रॉक एडिक्ट 13 में। फिर देखते हैं कि बाकी क्यों गलत है। तो बाकी में पहला चंद्रगुप्त मौर्य, ये कौन था, ये तो फाउंडर था मौर्य साम्राज्य का और इसने ही फैलाया था पूरे राज्य को, बट इसने कलिंग को कभी नहीं हथिया पाया। फिर बिंदुसार, बिंदुसार को क्या कहते हैं, अमृत घात कहते हैं, और इसने एम्पायर को बढ़ाया था डेक्कन में भी, लेकिन कलिंग को ये भी नहीं छू पाया था। फिर बृहदित, बृहदित कौन था, तो ये लास्ट रूलर था और इसे पुष्यमित्र शुंग ने मारा था और ये कोई बड़ी युद्ध भी नहीं जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये था एसएससी सीजन 2023 में पूछा गया है, हाउ मेनी इयर्स आफ्टर हिज कोरोनेशन डिड एम्पीरियर अशोक कंक्यूर कलिंग। तो अपने राज्य से अभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पे विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन 8 साल, 11 साल, 5 साल, 15 साल। तो क्या आंसर होगा, तो आंसर 8 साल। 8 साल बाद ही इसने कलिंग पे हमला कर दिया था। और ये बात कहाँ लिखी गई है, तो अभी हमने पढ़ा, ये बात लिखी गई है 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में लिखी गई है ये बात कि 261 बीसी में इसने कलिंग पे हमला कर दिया, मतलब इसका राज्य से भी
अब अभिषेक कितना में हुआ होगा, तो इसका राज्य अभिषेक जो था 269 में हुआ था, क्योंकि ये हम बीसी में पीछे से आ रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं पीछे से टाइम लाइन में, तो 261 मतलब 8 साल बाद यहाँ पे हमला कर दिया था। फिर आगे चलते जाएंगे और 0 आ जाएगा ईसा मसीह का जन्म, और फिर यहाँ से आगे चलते जाएंगे टाइम। तो 269 या 269 में इसका राज्य से अभिषेक हुआ, और 261 में उसने कलिंग को हमला कर दिया। तो फिर से देखते हैं, 269 में इसका राज्य अभिषेक हुआ, और 261 में इसने 8 साल बाद, बस 8 साल बाद ही इसने कलिंग पे हमला किया, लाखों लोगों को मारा और जीत लिया कलिंग को। और तब से इसने शुरू कर दिया धम्म। धम्म मतलब धर्म, और धम्म के जरिए ही क्या करता था, कम्युनिकेट करता था लोगों को, और रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट ये सब बनाना शुरू कर दिया इसने। अशोका बिल्कुल अलग क्यों था दुनिया से? अशोका दुनिया में सबसे अलग इसलिए था क्योंकि कभी हर किसी राजा ने जब जीता है तो उसे सेलिब्रेट किया है, उसको आगे बढ़ाया है, पर ये पहला राजा बना जिसने इतनी बड़ी जीत के बाद सब कुछ त्याग दिया और फिर धर्म के रास्ते पे चले गए, और धर्म की बजाय, तलवार की बजाय इसने धर्म को चुन लिया इसके बाद। इसलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, एसएससी सीजन 2023 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर गेव अप फाइटिंग आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग? किस मौर्य शासक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध को ही छोड़ दिया था? तो कौन सा ऑप्शन होगा? अशोक, महिंद्र, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। क्या आंसर होगा? अशोक। हमने अभी देखा कि 269 बीसी में इसका राज्य अभिषेक या कोरोनेशन हुआ, और 261 बीसी में इसने कलिंग पे हमला करके जीत लिया, 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारा, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को इसने बंदी बनाया, और अंत में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बातें कहाँ लिखी है? तो शिलालेख जो है 13वां, उसमें ये सारी बातें लिखी है कि इसको पछतावा हुआ था इस बात का, और यहीं से इसने शुरू किया था। ऐसा पूछा जा सकता है कि भैरी घोष से धम्म घोष की ओर उसने कौन से युद्ध के बाद बढ़ा? तो भैरी घोष से धम्म घोष की तरफ बढ़ा वो कब? कलिंग युद्ध के बाद। भैरी घोष मतलब वॉर, जो युद्ध करते हैं उसे, धम्म घोष मतलब धर्म के जरिए जो प्रचार किया जाता है, और यहीं पे उसने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया कलिंग युद्ध के बाद, और लोगों के लिए काम करना शुरू किया, कल्याणकारी राज्य पे फोकस किया। उसने पब्लिक के लिए काम किया, बिल्डिंग बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, लोगों के लिए कुएं खुदवाए, ये सब काम करना शुरू कर दिया। बाकी ऑप्शंस देखे तो महिंद्रा कौन था? महिंद्रा है ये, महिंद्र जो था अशोक का बेटा था। और जब जो चौथी काउंसिल हुई थी अशोक के टाइम में, बुद्धिस्ट की चौथी काउंसिल, बुद्धिस्ट की तीसरी काउंसिल जो थी अशोक के टाइम में हुई थी। तो बुद्धिस्ट में 4 काउंसिल हमने देखे थे पहले, एक मिनट, बुद्धिस्ट में 4 काउंसिल, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 4 काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट के। तो पहला काउंसिल जो हुआ था वो बिंबिसार का जो लड़का था, क्या नाम था, अजात शत्रु के टाइम में हुआ था पहला काउंसिल बुद्धिस्ट का। दूसरा काउंसिल कालाशोक के टाइम में दूसरा काउंसिल हुआ था, और तीसरा काउंसिल करवाया था अशोक ने, अशोक के टाइम में तीसरा काउंसिल हुआ था। और चौथा काउंसिल किसके टाइम में होगा? तो कनिष्क के टाइम में चौथा काउंसिल होगा। ठीक, तो अशोक ने तीसरा काउंसिल भी करवाया बुद्धिस्ट का। अब हम देखें चंद्रगुप्त मौर्य, और इसने अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भी भेजा था, बेटे को भी श्रीलंका भेजा था, इसकी बेटी थी उसको भी श्रीलंका भेजा था, किस लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। फिर उसके बाद देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? फाउंडर था, और बाद में इसने फाउंडर था मौर्य एम्पायर का, और बाद में इसने भद्रभाव के अंदर जैन धर्म को अपना लिया था और संलेखना कर दिया था लास्ट में इसने, मतलब संलेखना जैन में होता है लास्ट में जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त का बेटा था और अशोक का पापा था। इसे कहते थे शत्रुओं का संहारक, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। और इसने बस अपने उसको राज्य को बनाए रखा था, कुछ ज्यादा किया नहीं था इसने, राज्य को बस वैसे का वैसा बनाया था, राज्य को डूबने से बचाया था और एक्सपेंड किया था इसने। फिर देखे तो एसएससी सीजन 2023 में ही आया गया दूसरा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय मौर्यन एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? ऑप्शन ए कैसेंडर, ऑप्शन बी
सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी एंटीगोन्स और ऑप्शन डी टोलमी। तो किसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। जब वो चला गया था वापिस, तो उसकी मृत्यु के बाद ये उसका सेनापति था, ये वहां का राज्य बन गया था, और ये राज्य राजा बन गया था वहां का। और फिर इसने सोचा मैं ही क्यों ना हमला कर दूं मौर्य एम्पायर पे, क्योंकि चंद्रगुप्त अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना ने तो मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम नंद वंश का शासन हुआ करता था, और उनके पास इतनी बड़ी सेना देख के अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना पीछे हट गई थी। बट अलेक्जेंडर द ग्रेट मर गया, उसके बाद उसका जो सेनापति आया वो आ गया सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर ने ही सोचा कि क्यों ना मौर्य पे हमला कर, इसने कर भी दिया और हार भी गया। अब हारा नहीं था क्योंकि उनके बीच में एक संधि हो गई थी। तो 305 के अराउंड चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर जो है, सेल्यूकस निकेटर वन, इनके बीच में लड़ाई हुई, और इसमें जो अंत में हुआ सेल्यूकस के साथ संधि हो गई। तो संधि हुई थी, और संधि क्या हुआ था, और उसमें लगभग जीत की कगार पे कौन था? तो वो चंद्रगुप्त था। इसलिए संधि जो हुई वो चंद्रगुप्त के हिसाब से हुई, ना कि उसके हिसाब से। चंद्रगुप्त ने क्या कहा? तो चंद्रगुप्त ने टेरिटरी मांगी उससे। कौन कौन सी टेरिटरी उसने दी सेल्यूकस निकेटर ने? तो दी अराकोशिया, ये कंधार में अभी अराकोशिया, गेंदोरोसिया, गेदोरोसिया ये बलूचिस्तान में, फिर है पारो पामी सादिया ये काबुल में। ये तीन जो थे एरिया ये दिए गए थे चंद्रगुप्त को, इसके द्वारा सेल्यूकस निकेटर वन। इसके बाद चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी, मैरिज अलायंस किया, किसके साथ? सेल्यूकस की बेटी के साथ। फिर उसके बाद सेल्यूकस ने, वो चंद्रगुप्त ने इसके बदले, क्योंकि अब उसकी बेटी से शादी करनी है, तो उसके बदले सेल्यूकस को कुछ चीजें दी, जिसमें उसको दी क्या? 500 युद्ध हाथी दिए। उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बने दोनों के बीच। इसी डिप्लोमेटिक रिलेशन के दौरान जो मेगास्थनीज, जिसने इंडिका बुक लिखी थी, वो भारत में आया एम्बेसडर बन के सेल्यूकस निकेटर का। किसके यहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, एसएससी एमटीएस 2022 का है ये। विच वॉरियर डिफीटेड द लास्ट नंदा रूलर धनानंद? ये घनानंद नहीं है, ये धनानंद है। धनानंद विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य इन 322। किसने धनानंद जो था उसको हरा करके 322 में कौटिल्य की सहायता से 322 में ईसा पूर्व में पराजित किया था उसको? ऑप्शन कालाशोक, अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसने धनानंद को हराया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी कौटिल्य की मदद से 322 में? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने हराया था 322 में इसको, कौटिल्य के गाइडेंस के अंदर, जिसे चाणक्य भी कहते हैं, धनानंद को। धनानंद जो कि नंद वंश का आखिरी राजा था, और यहीं से मौर्य डायनेस्टी की स्थापना कर दी चंद्रगुप्त मौर्य ने। धनानंद जो था वो नंद डायनेस्टी, आखिर उसका पतन हुआ क्यों? कुछ तो रीजन रहा होगा। तो ये बातें हमें मिलती है मुद्रा राक्षस और बुद्धिस्ट टैक्स में। तो उसके कुछ रीजन क्या थे? चाणक्य का बदला, धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, इसलिए चाणक्य चाहते थे उसको खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना। दूसरा मिलिट्री स्ट्रेटेजी, जो जो वो कौटिल्य थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद पे जो हमला किया था, वो किया था सेंटर में जाके। सेंटर में जाके जब हमला करे थे, बार बार कुछ हो नहीं पा रहा था। तो एक बार जब कौटिल्य जा रहे थे, तो उन्होंने एक औरत के घर में ये बात सुनी कि उस औरत ने अपने बच्चे को रोटी दी, और उस बच्चे ने रोटी खाया, तो उसे वो रोटी इतनी गर्म थी कि वो खा नहीं पाया। तो उस औरत ने अपने बच्चे से कहा कि इस रोटी को सेंटर से नहीं, साइड साइड से तोड़ तोड़ के पहले अलग करो, और फिर जब ये ठंडी हो जाए तो इसे खा लो। तो इस आइडिया को सोच के चंद्रगुप्त को भी, वो जो कौटिल्य थे चाणक्य, उनको ये आइडिया आया कि नंद वंश को हम बीच में से नहीं हमला कर सकते। इसलिए उन्होंने ये आइडिया किया कि क्यों ना जो डायनेस्टी नंद वंश को, उसको, जैसे ये डायनेस्टी है एक में, तो इसको साइड साइड से तोड़ा जाए पहले, और जब साइड साइड से तोड़ने के बाद ये कमजोर हो जाए तब सेंटर पे हमला किया। और इसी स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने हमला किया और नंद वंश को हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जो रीजन थे चंद्र वो नंद वंश के खत्म होने के, उसमें था कि नंद
जो था धनानंद, वो लोगों में बहुत अलोकप्रिय हो गया। क्यों हो गया? कि उसके पास खूब वेल्थ था, बहुत संपत्ति थी, फिर भी वो लोगों पे टैक्स बहुत ज्यादा डाल रखा था उसने। मतलब खुद तो बहुत पैसे थे राज्य के पास, उसके पास, लेकिन लोगों पे टैक्स बहुत हाई लेवल का था। बाकी हम देखते हैं कि बाकी ऑप्शन क्यों गलत है। काला अशोक जो था ये कौन था? तो काला अशोक जो था ये शिशुनाग डायनेस्टी का था, जो कि हम देखेंगे मगध एम्पायर में जो वंश आया था शिशुनाग वंश, वो था ये हरियक के वंश, हरियक वंश के बाद शिशुनाग वंश जो आया था ये। और काला अशोक ने के टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। अशोक अशोक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। अकबर कौन था? तो अकबर मुगल एम्पायर था। तो आज के में लेक्चर में इतना ही। अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।